हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 30 सितंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और ब्लू डार्ट। इंडियन ओवरसीज बैंक को आरबीआई ने अपने पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है, जो कि बैंक के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और वहीं ब्लू डार्ट ने जनवरी से अपने शिपमेंट प्राइजेस को बढ़ाने की अनाउंसमेंट की है, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसको आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है, और ऐसा किया जा रहा है कुछ कंडीशन के साथ, और इनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग जारी रहेगी। तो अगर सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि भाई पीसीए क्या होता है, तो पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क होता है, जिसके थ्रू आरबीआई अगर किसी पब्लिक बैंक की फाइनेंशियल मैट्रिक्स वीक हैं तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। और ये रेस्ट्रिक्शन का नेचर और डिग्री क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि बैंक के प्रोफाइल या फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसा है। अगर वो काफी खराब है तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होंगी, और कम खराब है तो कम रेस्ट्रिक्शंस होंगी। और अगर हम आईओबी की बात करें तो इनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाला गया था अक्टूबर 2015 में, क्योंकि इनके नेट परफॉर्मिंग असेट्स जो थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और इसके अलावा ये रिटर्न ऑन असेट्स पे नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे। तो इनको बैन किया गया था कि ये रिस्क वेटेड असेट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अब लेटेस्ट क्या हुआ है, 2021 में ऐसा हुआ है कि इनके जो एनपीए हैं, नेट एनपीए, वो जो 5.68% होते थे 2015 में, वो घट के 3.58% रह गए हैं। वहीं इनका प्रॉफिट 831 करोड़ आया है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, जो कि लॉस था 454 करोड़ का 2015 में। वहीं रिटर्न ऑन असेट इनकी अब 0.27% हो गई है, जो कि -0.16% थी 2015 में। और इन सब रिजल्ट्स को देखते हुए, और बैंक ने कोई ब्रीच नहीं किए हैं पीसीए पैरामीटर्स, तो आरबीआई ने इनको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि इनके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई गई हैं, उसके थ्रू बैंक ने रिटर्न कमिटमेंट दी है आरबीआई को कि ये कंप्लाई करेंगे मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उसके नॉर्म से, और जो भी एनपीए, नेट एनपीए और लीवरेज रेशो के नॉर्म्स होंगे उनको भी कंप्लाई करेंगे। और इन्होंने आरबीआई को इन्फॉर्म किया है और बताया है कि क्या इन्होंने स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट्स करी हैं, जिससे कि बैंक लगातार इन चीजों को मीट करता रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। और इससे आईओबी को फायदा क्या होगा, तो आईओबी को ये फायदा होगा कि इससे इनको और फ्रीडम मिलेगी अपने लोन देने के लिए, स्पेशली कॉरपोरेशंस को, और अपना नेटवर्क ग्रो करने के लिए। हालांकि अभी भी उनके ऊपर कुछ प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स होंगे, लेकिन अभी ये बेटर कर पाएंगे, अपने लोन्स को बढ़ा पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल पीसीए की बात करें, तो इस महीने से पहले इसमें 3 बैंक्स थे जब ये सितंबर मंथ शुरू हुआ था। तो अर्लियर दिस मंथ यूको बैंक को भी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया गया था, और अब आईओबी को कर दिया है। तो अब ओनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि एक मुंबई बेस्ड बैंक है, जो कि पीसीए फ्रेमवर्क में है। तो अब अगर हम बात करें अपने दूसरे शेयर इन न्यूज की यानी कि ब्लू डार्ट की, तो उन्होंने अपने जो शिपमेंट प्राइस है उसको अप टू 9.6% से बढ़ाने का डिसीजन लिया है जनवरी 1 से। और ये जो भी इंक्रीज होगा वो वेरी करेगा शिपिंग प्रोफाइल पे, कि कितना वेट है, कहाँ का डिलीवरी है, कितना डिस्टेंस है, उन सब पे ये वेरी करेंगे जो भी इंक्रीज्ड प्राइजेस हैं। और ब्लू डार्ट ने बोला है कि भाई ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनकी जो भी सर्विसेज है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज अपने कस्टमर को दे पाएं। और ये एक इनकी जनरल एडजस्टमेंट एक्सरसाइज है, और लगातार ये तीसरा साल है जिसमें कि जनवरी से प्राइजेस बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इनकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो भी इस बिजनेस के डायनामिक्स होते हैं उसकी वजह से ये एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस बार ये 9.6% से अपने प्राइजेस को बढ़ाएंगे। हालांकि कंपनी ने ये बोला है कि अगर कोई भी कस्टमर इनके साथ डील साइन करते हैं अक्टूबर से दिसंबर इस साल में, तो उनको इस प्राइस हाइक से अलग रखा जाएगा, यानी कि ये प्राइस हाइक उनको इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ओवरऑल ये भी कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि अगर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके प्रॉफिट में भी वृद्धि होगी।
तो अब अगर हम बात करें कि भाई आईओबी का शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसने एक साल में 118% की रिटर्न दी है। अगेन बेस थोड़ा कम था क्योंकि कोविड की वजह से नीचे गया था, और अब ये अच्छी न्यूज आई है, तो क्या हमें इसका शेयर लेना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म में मे बी इस न्यूज से आज हो सकता है ये काफी भागे और शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो मैं इस शेयर से डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए दूर रहूंगा, और उसकी वजह यह है कि अगर आप इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो इनका जो पी और पीबी रेशो है वो बहुत ही ज्यादा है दूसरे बैंक से, यानी कि इनका वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास नहीं है, एसबीआई और कैनरा बैंक का इनसे बेटर है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर देखा जाए तो इनका लोअर साइड पे ही है और बैंक के कंपैरिजन में जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। तो अगर ये नहीं तो और क्या, तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको भरोसा है और आप इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो हमेशा एसबीआई होगी, जो कि लीडर है इस सेगमेंट में। हालांकि वो बहुत बड़ा है और उसका थोड़ा वैल्यूएशन अभी हाई लगता है क्योंकि शेयर प्राइस काफी बड़ा है पीछे, लेकिन उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप एसबीआई में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं तो मेरी चॉइस होगी कैनरा बैंक, जिसका की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। और थर्ड चॉइस प्रोबेबली होगी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनके की वैल्यूएशन कैनरा बैंक जितना अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी बेटर है, बट उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छे हैं और इन इस सेगमेंट में सबसे बेटर हैं। तो ये मेरी चॉइसेस होंगी। और अगर बात की जाए हम ब्लू डार्ट की, तो इन्होंने भी एक साल में 101% की रिटर्न दी है। अगेन ऐसा इसलिए है क्योंकि लो बेस था, कोविड की वजह से इनका भी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था और शेयर प्राइस गिरा था पिछले साल। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की माने तो वो ये मानते हैं कि इनका जो एवरेज प्राइस है वो 6087 है, जबकि इससे ये ज्यादा पे चल रहा है अभी, और हायर साइड पे वो 6493 देखते हैं। यानी कि जो अभी इसका प्राइस चल रहा है इसमें लगभग ये अपने हायर साइड पे चल रहा है और लो साइड पे 3314 है। और ये ऑड इसलिए नहीं लगता क्योंकि प्री कोविड लेवल पे अगर हम ये देखें मार्च 2020 से पहले, तो ये 2000 से 3000 के बीच में ही ट्रेड करता था। तो अगर मेरी इसमें वो मानी जाए कि ओपिनियन की ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई लगता है जो भी इस सेगमेंट में और प्लेयर हैं। तो अभी डेफिनेटली मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। हालांकि कंपनी अच्छी है और शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इस न्यूज के बेसिस पे आप इसमें थोड़ी वृद्धि देख सकते हैं, शेयर भाग सकता है, लेकिन अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा हाईली वैल्यूड स्टॉक है, और प्रोबेबली मैं कंफर्टेबल होऊंगा अगर ये वापस 3000 लेवल पे आता है, जो कि अभी असंभव सा लगता है। लेकिन अगर ये नहीं आता तो मैं इन माय पर्सनल ओपिनियन मैं इस शेयर से अभी दूर रहूंगा बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन एक डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे अभी स्टिल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।